हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का आज फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने देखा भी एनालिसिस में कि कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए। पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी स्टार्ट करना चाहते हैं जल्दी से एक बारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से एक थम्स अप दीजिए अगर आपको लोगों को लगता है कि नहीं अब क्लास स्टार्ट हो जानी चाहिए। कौन सी क्लास है ये? आपकी लॉजिकल रीजनिंग की, यानी इंडियन लॉजिक के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन भी मिलेगा। तो यहाँ पर जल्दी से एक बार थम्स अप करिए, देखें कौन कौन एक्टिव हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। थैंक यू पार्वती, यशिका, सुधीर, नगमा, नसरीन। स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। दो विपरीत कथनों में से दोनों गलत नहीं हो सकते हैं और दो विपरीत कथनों में दोनों सही नहीं हो सकते हैं। टू कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, टू कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट कैन नॉट बोथ बी ट्रू। किसकी बात हो रही है? कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होगा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का। आपको पता है कॉन्ट्रेरी में क्या होता है। जब आपको ये पता है तो आराम से क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने। पूजा, हुमा, आंसर करो। साहू, वर्षा, शोभा, सरिता, किरण, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। आपको पता है कॉन्ट्रेरी का संबंध किसके किसके बीच में होता है? थैंक यू नगमा। जया, कॉन्ट्रेरी का संबंध किसके किसके बीच में होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है इस तरीके का, यानी एक दूसरे का विरोधाभास, यानी कि जहां पर हम किसी दूसरे से एग्री ना हो। ठीक है, अगर एक सही होगा तो डेफिनेटली दूसरा गलत होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध यानी विरोधाभास संबंध किसके किसके बीच में होता है? ए ओ के बीच में होता है, ई और आई के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभास की हमने बात करी, बट कॉन्ट्रेरी का क्या मतलब है? कॉन्ट्रेरी का संबंध होता है ए और ई के बीच में, यानी यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल निगेटिव के बीच में, सार्वभौमिक के बीच में ही ये संबंध होता है। किसका? कॉन्ट्रेरी का। कॉन्ट्रेरी कहता है कि या तो प्लस सही होगा या माइनस सही होगा, यानी या तो हमारा आंसर ट्रू होगा या हमारा आंसर फॉल्स होगा। दोनों एक ही टाइम पर सही नहीं हो सकते हैं। दो विपरीत कथनों में दोनों सही नहीं हो सकते हैं एक ही समय पे। ऑप्शन नंबर डी, पहला कथन गलत, दूसरा कथन सही। दो विपरीत कथनों में दोनों गलत नहीं हो सकते। भाई एक अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, तो नेचुरल सी बात है इन दोनों में से किसी एक को तो हमें रिमूव करना ही पड़ेगा। या तो हम ट्रू को मानेंगे या हम फॉल्स को मानेंगे। तो दोनों गलत नहीं हो सकते, ये बात गलत है, क्योंकि एक को गलत होना जरूरी है। दो विपरीत कथनों में से दोनों सही नहीं हो सकते, यानी कोई एक सही होगा। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या चीज नहीं दिखाई दे रही है प्रॉपर? आप लोगों को विजन प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है? दो विपरीत कथन यानी कि कॉन्ट्रेरी, यानी अगर हम बात करें यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, दोनों में कोई एक ही सही हो सकता है, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं और दोनों एक साथ सही भी नहीं हो सकते हैं। राधे राधे भारती, क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने बात करी सब कॉन्ट्रेरी की। सब कॉन्ट्रेरी, आप मुझे बता सकते हो कौन सा रिलेशन सब कॉन्ट्रेरी का है? किसमें? यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, या अगर हम बात करें इसे हम किस तरह के डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है, और ओ। क्या मुझे कोई बता सकता है सब कॉन्ट्रेरी का संबंध किसके किसके बीच में हुआ है? नगमा ब्लर दिख रहा है अभी, एक मिनट रुको जरा सा। अभी देखो जरा एक बारी, किसके किसके बीच का संबंध? वेरी गुड यशिका। किसके किसके बीच का? पार्वती, वेरी गुड।
किसके बीच का संबंध कौन सब देखिए कॉन्ट्रेरी किसके बीच का संबंध था, ए या ई, यानी अगर एक सही है तो नेचुरल सी बात है दूसरा गलत है, बट ई और आई का जो संबंध है ये कैसा होता है, सब कॉन्ट्रेरी का होता है, यानी इसमें क्या होता है, दो विपरीत न्याय वाक्यों में दोनों गलत नहीं हो सकते हैं और दो विपरीत न्याय वाक्यों में से दोनों को अवश्य सच होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। कौन गलत नहीं हो सकता, आई और ओ, ये दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते क्योंकि इनका संबंध है सब कॉन्ट्रेरी यानी उपाश्रयी का, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट पढ़े कि दोनों को सही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, इन दोनों में कोई गलत नहीं हो सकता, लेकिन एक ही टाइम पर कोई एक ही यहाँ पर सही होगा। समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, दो उपविपरीत न्याय वाक्यों में दोनों गलत नहीं हो सकते हैं, दो उपविपरीत न्याय वाक्यों में दोनों सही नहीं हो सकते हैं, इसलिए कथन एक और कथन दो जो है वो गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है। अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में आ रहा है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, आज भी क्वेश्चन आया था। मान लीजिए ए सही है, ई सही है, आई गलत है और ओ गलत है। हमने एक टेबल बना ली, सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूजन आती है, ठीक है। हमारी एक टेबल बन रही है, ध्यान से देखिएगा, एक हमने टेबल बना ली, उसके हमने 4 कॉलम बना लिए, ठीक है। एक के ऊपर लिखा ए, ई, आई, ओ, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में यही होता है। पहले क्या लिखा हमने, टी, एफ, टी, एफ। टी का क्या मतलब है, टी का मतलब है ट्रू, फॉल्स का मतलब है गलत, और डी का मतलब होएगा कि हमें कोई चीज कंफर्म नहीं है। दूसरे में हम क्या करेंगे, एफ टी, एफ टी, दूसरे में हम क्या करेंगे, एफ टी, एफ टी। ध्यान से देखिए, इस वाली इधर डायरी देना बेटा, इस वाली जो ये जो टेबल है इसको ध्यान से समझ लीजिए अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अदरवाइज बाद में मुझसे मत कहना कि मैम क्वेश्चन किधर से आए थे अपने को पता ही नहीं चला। अगला जो तीसरा सीरीज बनेगा वो क्या बनेगा, डी, एफ, टी और डी। आप लोगों को अभी इसी में से ही आंसर करना है, ठीक है। फिर एक बनेगा एफ, डी, फिर डी और फिर टी। सबको दिख रही है ये वाली टेबल, आपको ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूं। आपको पहले एक टेबल बना लेना है, उस टेबल के ऊपर आपको लिखना है ए, ई, आई, ओ। जब आपसे मैचिंग में पूछा जाता है कि अगर ए सही है तो क्या होगा, ई सही है तो क्या होगा, आई सही है तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे। अब हमने क्योंकि ये टेबल बना लिया है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा जो ए है वो ये लिखा है, ए के नीचे लिखा है, पहला कॉलम हमारा कहता है कि अगर ए ट्रू होगा, ए के आगे ट्रू लिखा है, अगर ए ट्रू होगा तो जो हमारा ई होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन जो हमारा आई है वो क्या होगा, वो भी ट्रू हो जाएगा। ओ क्या होगा, ओ हमारा फॉल्स हो जाएगा। पहला चीज अगर आपसे पूछा जाता है अगर हमारा ए सही है तो हमारा क्या होगा, यहां पर अब आप देखिए ई के बारे में कहा लिखा है कि ई गलत हो जाएगा, ई गलत हो जाएगा और आई सत्य होगा। ई गलत है क्योंकि ई में फॉल्स लिखा है, आई सत्य है तो आई के नीचे ट्रू लिखा है। समझ में आया थोड़ा, अभी थोड़ा समझ में आया। आपको सिर्फ इस टेबल को ध्यान से देखना है, ए के नीचे लिखा है टी, यानी अगर ए ट्रू होगा, पहला जो हमारा इक्वेशन है पहले पे ध्यान दीजिए, अगर हमारा ए ट्रू है तो हमारा ई फॉल्स होगा, तो हमारा ई हमने कर दिया फॉल्स। फिर इन्होंने कहा हमारा आई ट्रू होगा, अब आई भी ट्रू है, बिल्कुल सही बात है, तो हमारी पहली मैचिंग बैठेगी इसके साथ में। एफ क्या होगा, एफ हमारा जो हमारा ओ होगा वो भी रॉन्ग होगा। मान लीजिए, अब मान लीजिए हम दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं, इन्होंने कहा अगर ई सही है, ई को देखिए, ई के नीचे टी कहाँ लिखा है, ई के नीचे टी लिखा है यहाँ पे,
ई के नीचे टी कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यानी कि अगर टी सही होगा तो हमारा ए फॉल्स होगा, ए हमारा फॉल्स होगा और आई भी फॉल्स होगा, हमारा ओ ट्रू होगा। एफ टी, ठीक है। तो अगर हमारा ई अगर ट्रू है तो यानी ए फॉल्स है, ए फॉल्स वाला कहाँ पे लिखा है भाई, आई फॉल्स। ध्यान से देखिए, पूरी सीरीज आपको इसी तरीके से सॉल्व करनी है, सिंपल सा है। इस कहते हैं ना हम लोग, टू का टेबल याद कर लो तो मल्टीप्लीकेशन इजी होती है, सेम चीज आपको यहाँ याद रखना है कि अगर हमारा, मान लीजिए अगर हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है कि ए अगर हमारा गलत है तो नेचुरल सी बात है हमारा ई ट्रू होगा, आई हमारा फॉल्स हो जाएगा और हमारा ओ क्या होगा, ट्रू। दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व। तीसरे में अगर लिखा है डी यानी हमारा अनिर्धारित है, अनडिटरमाइंड है ए, तो हमारा ई क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा और आई क्या होगा, ट्रू होगा और जो हमारा ओ होगा वो भी अनडिटरमाइंड यानी डी हो जाएगा। तीसरी इक्वेशन सॉल्व। चौथी मैचिंग में अगर मान लीजिए ए हमारा गलत है, एफ लिखा है, अगर गलत है तो ई हमारा क्या होगा, अनडिटरमाइंड होगा। अगर ए ही गलत हो गया तो ई अनडिटरमाइंड अनिर्धारित, आई भी अनिर्धारित और ओ हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ये 4 इक्वेशन है, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। हर सूची के लिए यही चार्ट बनेगा, आपको कुछ नहीं अलग करना है, हर सूची के लिए यही। पहला इक्वेशन जो ए सही है तो ए सही हुआ तो हमारा ई फॉल्स हो गया, आई हमारा ट्रू हो गया और जो हमारा ओ है वो फॉल्स हो गया। अब अगर यहाँ लिखा है ओ गलत है और ई गलत है, अब और मान लीजिए यहाँ दूसरा लिखा है, अब हम सीधे उस पे नहीं जाएंगे, हम इस पे जाएंगे। मान लीजिए लिखा है ओ फॉल्स है, अब आप देखो पहले ओ फॉल्स कहाँ लिखा है, हमारा ओ फॉल्स लिखा है ये। अगर हमारा ओ फॉल्स है और हमारा ई फॉल्स है, हमारा ई फॉल्स है, तो हमारा जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, यानी हमारा ए और आई ट्रू होगा, ए या आई ट्रू होगा। अब इसको यहां पर देख लीजिए जरा, अब यही इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, सेम चीज है, बस आपने ध्यान से इसको देख लेना है आंसर में कि ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूं ये इजी है कि नहीं है। पहला कॉलम आपका बना टी एफ टी, ठीक है, मेरा अभी चल नहीं रहा माउस ठीक से, टी एफ बना लो। दूसरी एफ टी बना लो, ठीक है। सेम चीज, अगर आप लोगों ने ये टेबल को अच्छे से समझ लिया, श्रीकांत नहीं समझ में आया, एक मिनट रुको जरा सा, एक मिनट रुको, अभी सब समझा देंगे, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको जरा सा, मुझे पेन टैबलेट ही उठाना पड़ेगा, एक मिनट होल्ड करो जरा बच्चा, एक मिनट रुको जरा सा। एंजल, चलिए अभी ध्यान से देखिएगा जरा सा, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, एक टेबल बनाना है। क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। टेबल के लिए हम इधर से हमने ये देखा था, इसको आप थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ठीक है, यहाँ बना लेंगे, इजी बन जाएगा। हमने एक टेबल बनाना है, टेबल बनाना है 4 कॉलम वाला, 1 2 4 लाइन बना लीजिए पहले, और उसमें फिर 4 आपने पूरी लाइन बनानी है। एक लाइन बन गई, ठीक है, रुको रुको रुको, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अगर ये समझ में आ गया ना बेटा, इसके बाद तो तुम लोगों ने ना यही बोलना है कि यार मैम मजा आ गया। जल्दी से बनाइए जरा सा, ऐसी ऐसी कॉलम बनाइए, सब लोग बनाओ, अपने पास सब लोग बनाओ बेटा, एक बार सब लोग बनाओ तो ही समझ में आएगा। एक, ठीक है, बना लिया।
अब हमने स्टार्टिंग में क्या किया, एफ लिखिए, एफ के बाद लिखिए यहाँ पे टी लिखिए, जल्दी बनाइए जल्दी, फिर यहाँ पे एफ लिखिए, फिर यहाँ पे टी बनाइए, ठीक है। एफ का मतलब है फॉल्स, टी का मतलब है ट्रू। पहले वाले में क्या बनाना है, टी एफ बनाइए जल्दी से, जो मैं बोल रही हूं उसको बनाइए जरा। फिर उसके बाद तीसरे वाले कॉलम में आपको क्या बनाना है, डी, क्या बनाना है, डी एफ, जल्दी से बनाइए अपने पास, डी एफ, उसके बाद टी और डी, ठीक है। एक ये बन गया, ये एफ है, बना लो, जो बोलते जा रहे हैं उसको अपने पास बनाओ। फिर बनाओ एफ डी डी और टी, ठीक है। अब हमने पहले को मान लेना है ए, दूसरे को मान लेना है ई, फिर आई और ओ। पहला इक्वेशन कहता है, हमारा पहला था टी, टी एफ, ठीक है। यानी अगर हमारा ए सही है तो क्या होगा, ए यहां पर हमने बताया अगर ए सही है तो नेचुरल सी बात है ओ गलत है। ओ फॉल्स है कि नहीं है, बिल्कुल ओ फॉल्स है। ई गलत है कि नहीं है, ई भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि हमारा पहला इक्वेशन क्या था, टी एफ। यानी अगर हमारे ए की बात करें, ए की बात करेंगे तो बाकी सीरीज को भी उसी तरीके से हमने लेना है, यानी इसके ऊपर हमने लिखना है ए ई आई ओ। अगर हमारा ए ट्रू है तो इसका मतलब है नेचुरल सी बात है हमारा ई क्या होगा, फॉल्स होगा, लेकिन हमारा आई क्या होगा, ट्रू होगा, लेकिन जो हमारा एफ होगा वो फॉल्स होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर हम ई की बात करते हैं तो भी हमने ई आई ओ बना लेना है। अब इन्होंने लिखा, मान लीजिए ई सही है, अब आप ऊपर देखेंगे ई सही कहाँ लिखा है, ई सही लिखा है इसमें, यानी एफ टी वाला सीक्वेंस यहाँ पे चलेगा। कौन सा सीक्वेंस चलेगा, ए के नीचे लिखिए एफ टी, आई के नीचे एफ, ओ के नीचे टी। यानी अगर हमारा ई जो है वो ट्रू है तो डेफिनेटली जो हमारा ए है वो रॉन्ग होगा, आई जो है वो रॉन्ग होगा, लेकिन जो हमारा ओ है वो सही होगा। ये चीज यहां पर है कि नहीं, हमारा ए गलत है कि नहीं, बिल्कुल हमारा ए गलत दिख रहा है। आई हमारा गलत है कि नहीं, आई गलत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी से बताओ जरा ये चीज। अभी आपको समझ में आई ये चीज। अब हमने अगर मान लिया पहला इक्वेशन हमने यहां से सॉल्व किया, दूसरा इक्वेशन जो ई सही है वो यहां से सॉल्व किया, अब लिखा है मान लीजिए आई गलत है हमारा आई। अब आपने देखा आई में कहां पर एफ लिखा है, एफ लिखा है यहां पर, आई फॉल्स। तो आई फॉल्स का मतलब है फिर से हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यही वाली एफ टी, क्योंकि आई फॉल्स है। तो अगर आई फॉल्स है तो यहां पर ई सत्य है कि नहीं, बिल्कुल ई सही है। ओ सत्य है कि नहीं, बिल्कुल सही है कि नहीं है। अभी सब समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, पूरा गेम समझ में आ जाएगा यार, पूरा गेम समझ में आ जाएगा। अब जो चौथी चीज है वो लिखा है, मान लीजिए ओ गलत है। अब आपने फिर से यहाँ पर ओ के नीचे वाले में देखा कि ओ में कहा लिखा है कि ओ जो है वो गलत है, तो पहली ही लाइन में एफ लिखा है। देखिए सब में, पूरे कॉलम की अगर हम बात करें, सबकी अलग अलग वैल्यू लिखी गई है, सबकी अलग अलग वैल्यू। जैसे कि पहली वैल्यू जो लिखी गई है वो है आपकी एफ टी, सॉरी पहली जो हमारी वैल्यू है वो है टी एफ। पहले टी एफ कर लो, ज्यादा समझ में आएगा उससे, है ना। पहली वैल्यू, एक मिनट रुकना जरा सा, चलो पहली वैल्यू, इसको नोट डाउन कर लो यार, बहुत सिंपल चीज है, मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था इसका। पहली वैल्यू लिख लीजिए एफ टी एफ, दूसरी वैल्यू लिखिए एफ टी, शॉर्टकट है भैया इतनी बड़ी मैचिंग को सॉल्व करने का। तीसरी लिखिए डी एफ टी डी। अब आप कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि डी किसी भी कॉलम में दोबारा रिपीट हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। एफ डी डी और टी, बस आपने एफ टी डी एफ टी डी, फिर लास्ट में एफ डी डी टी, और बस ऊपर आपने इसको लिख लेना है कि ये ए के लिए है,
ये ई के लिए है, ये आई के लिए है, ये ओ के लिए। बस ये टेबल के तरीके इसको याद कर लेना है, सिर्फ टेबल के तरीके इसको याद करना है। अभी समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लीजिए F गलत है, तो हमने ये देखना है, कहां पर देखना है? F को इस रो में देखना है, F वाली रो, O को देखना है इस वाली रो में। O की रो कौन सी है? ये वाली रो है। कौन सी O की रो है? ये वाली रो है। तो अब हम देखेंगे अगर O गलत है, यानी O हमारा कहां पे गलत है? O हमारा गलत है यहां पे। इसका मतलब क्या हुआ? हमें इस लाइन में चलना है, यानी टी वहां पर हमारा जो आई है वो ट्रू होगा, ई क्या होगा? फॉल्स होगा, ए जो होगा वो टी होगा, यानी ट्रू होगा। अगर आपसे कहें कि अगर मान लीजिए आई गलत है, तो अब हमने देखा यहाँ पे पहले कॉलम में आई के टी लिखा है, फिर एफ लिखा है, फिर टी लिखा है, फिर टी डी लिखा है। तो अगर आई गलत है तो हम इस कॉलम में आ गए। अब हम सीरीज इस तरीके से चलेंगे, इस वाले कॉलम में देखेंगे कि अगर आई गलत है तो यानी एफ भी गलत होगा, लेकिन ई और ओ ट्रू होंगे। अगर आपसे कहें कि ए अनिर्धारित है, तो ए अनिर्धारित यहाँ है, डी और तो है नहीं इस कॉलम में, सिर्फ एक बार डी लिखा है। अब इस कॉलम को देखेंगे, अब ई क्या होगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा, आई क्या होगा? हमारा ट्रू होगा, लेकिन जो हमारा ओ होगा वो क्या होगा? अनडिटरमाइंड। ये वाला पैटर्न, ये वाली चीजें, अगर डी का मतलब अनडिटरमाइंड, अनिर्धारित, मतलब हमें नहीं पता कि वो सही है कि गलत है, हमें नहीं पता, अनिर्धारित, अनडिटरमाइंड है ये डी का मतलब। टी का मतलब ट्रू, यानी अगर ए ट्रू होगा तो हमारा ई ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, आई हमारा ट्रू होगा। पूरा टेबल रटना है, डेट सेट। जिसको समझ में आए बारी थम्स अप करो जरा, थम्स अप करो अगर समझ में आई ये चीज। डी का मतलब बताया बेटा, अनडिटरमाइंड। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? जैसे कि मैंने आप लोगों को जो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का फिगर याद कराया था ना, फिगर याद कराया था कि कैसे क्लासिकल कैसे आपको उसमें क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में कैसे क्या निकालना है, कैसे फिगर निकालना है, कैसे मूड निकालना है। यही टेबल ये आपके लिए है। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि अगर एफ गलत है, चलिए जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं टेबल को देख के आंसर करना है आपको, कोई शर्म वाली बात नहीं है बेटा, कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, इस टेबल को एक बार अपने पास नोट कर लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए जो हमारा ए है, अगर वो ही गलत है, तो क्या चीज होगी? जल्दी से इस वाले कॉलम में देखिए, एफ कहां लिखा है? इस वाले कॉलम में लिखा है। और कहां लिखा है? इस वाले कॉलम में भी लिखा है, इस वाले कॉलम में भी लिखा है। तो या तो ये सीक्वेंस बनेगा या तो ये सीक्वेंस बनेगा। इन दोनों में आपको देखना है कि हमारे जो वहां पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो कौन से हैं। हेमंती क्या समझ नहीं आया बेटा? इंद्रजीत, बहुत आसान है, सिर्फ आपको एक टेबल बनानी है। मैं आपको एक बता दे रही हूँ टेबल फिर से बना के। आपने बस एक टेबल बनानी है, उस टेबल में 4 कॉलम बनाने हैं। 4 कॉलम किस किस के हैं? एक आपका ए का कॉलम है यूनिवर्सल पॉजिटिव, ई का मतलब है यूनिवर्सल निगेटिव, आई का मतलब पर्टिकुलर अफर्मेटिव या पर्टिकुलर पॉजिटिव, और आपका ओ का मतलब क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। इन्हीं चारों के बीच में चलता है ए ई आई ओ। फिर हमने एक लाइन और खींच ली, 4 कॉलम बना लिए। अभी इसी चारों कॉलम से हमने आंसर निकालना है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए अगर हम कहें कि हमारा जो ए है मान लीजिए ट्रू होता है, तो हमारा ई क्या हो जाएगा? हमारा ई फॉल्स हो जाएगा, यानी टी एफ, यानी टी का मतलब है ट्रू, तो ई फॉल्स, आई ट्रू, तो ओ फॉल्स। टी एफ याद रखिए। फिर मान लीजिए ए हमारा फॉल्स हो गया, देन ई हमारा ट्रू हो जाएगा, आई हमारा फॉल्स होगा, एंड देन ओ हमारा ट्रू होगा। टी एफ अगेन, एफ टी। अब जो तीसरी चीज चली है, तीसरी चीज हमारी क्या है? जल्दी से देख के बताना जरा। तीसरी चीज है हमारी डी एफ टी डी। डी एफ टी डी, और चौथी जो चीज है वो है हमारी एफ डी डी टी, या फिर ये दोनों डी यहां पर हम दोनों ने एक साथ कर दिए, ये एफ टी को साइड में कर दिया।
अब मान लीजिए हमें ए को किस तरीके से चेक करना है, इस तरीके से कि हमें देखना है कि ट्रू अगर होता है, फॉल्स होता है, अनडिटरमाइंड होता है या फॉल्स होता है, ठीक है। फिर हमें इस कॉलम से बाकी के बारे में पता करना है, बस इतना सा आपका ये क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, DFTD, ठीक है, पहला TFTF, दूसरा FTFT, तीसरा DFTD। जैसे आप लोग क्या करते हो, जैसे आप लोग फोन को याद किया आपने, PHUUN, फोन को याद कर लिया ना। आज की डेट में कभी भी अपन क्या बात करते हैं लॉजिक की, तो आपने क्या करना है, तो उसको तुरंत ही हम लोग याद कर लेते हैं कि फोन हो गया मैम, शॉर्टकट में बता दिया हमने। या एक्शन वर्ड के बारे में मैंने आपसे पूछा कि एक्शन रिसर्च है, जो उसके स्टेप है वो क्या है, आपने कहा PAOR, शॉर्ट में करा ना। तो डिट्टो यही चीज है, आपने पहला कॉलम बनाना है TFTF का, दूसरा बनाना है FTFT का, तीसरा बनाना है DFTD का, और चौथा बनाना है FDDT का। उसके बाद AEI ऊपर लिखा। अब हमने सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि हमारे को E ट्रू चाहिए तो इस कॉलम में देखिए, अगर फॉल्स चाहिए तो बाकियों के बारे में इसमें मिल जाएगी सूचना। तीसरा चाहिए D अनडिटरमाइंड है, तो नेचुरल सी बात है E हमारा फॉल्स होगा, T जो हमारा I है ट्रू है, O हमारा होगा अनडिटरमाइंड। अगर मान लीजिए आपसे E के बारे में पूछ ले, सबके लिए सेम चीज चलेगी, सबके लिए। मान लीजिए आपसे E के बारे में पूछ लिया कि E अगर फॉल्स है, तो इन दोनों कॉलम में से एक में आपका आंसर छुपा है। अगर उन्होंने कहा E हमारा अनडिटरमाइंड है, तो सीधा सीधा आपका आंसर इस वाले कॉलम में है। दैट्स इट। आगे समझ में, आगे समझ में कि नहीं आया? इससे ज्यादा इजी आपको नहीं मिलेगा। और ये चीज जो अगर आपको समझ में आ गई, तो आप ऐसे ये जो मैचिंग वाला क्वेश्चन आपने देखा ना, मतलब उड़ा दोगे, आप इसको उड़ा दोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ए सही है तो नेचुरल सी बात है हमारा एफ जो है वो गलत होगा, आई जो है हमारा ट्रू होगा, और एफ जो है हमारा ओ हमारा जो है वो फॉल्स होगा। पहले ही कॉलम में उसको देख लेना है, बस उसको देखो, कॉलम को देखो और उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। आ गया ना? मस्त है, बस सॉल्व करके एक दो बार देखोगे आ जाएगा। सभी मरणशील मानव हैं, सुकरात मरणशील है इसलिए सुकरात मानव है। इस युक्ति के संबंध में कौन सी चीज सही है? संदीप समझ में आ जाएगा, इसको एक बार अपने रफ पेपर में बनाओ बेटा, एक रफ पेपर में बनाओ तो तुम लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। खेया आ गया बेटा? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, बस उसको खुद से जब करके देखोगे ना तो समझ में आएगा। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सी और डी सही है। सभी मरणशील मानव हैं, सुकरात मरणशील है इसलिए सुकरात मानव है। तो पहली बात तो ये कंफ्यूजन है कि भाई सुकरात मानव है इसलिए मरणशील है, क्या है ये? एक फैलिसिस आर्ग्यूमेंट है। दूसरी चीज, उपर्युक्त युक्ति अवितरित माध्य हेत्वाभास से संबंधित है। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा जो जितने भी मूड बनते हैं, जितने भी फिगर बनते हैं, उसके लिए हमको क्या देखना जरूरी होता है? मिडल टर्म। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मध्य, मध्य टर्म यानी मिडल टर्म। वैसे ही यहां पर मिडल टर्म जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। above argument commit the fallacy of undistributed middle में अगर यहां पर सभी मरणशील, मोर्टल यहां पर भी है, मोर्टल यहां पर भी है, लेकिन मोर्टल क्या हमारे यहां पर कंक्लूजन में आया? नहीं, क्योंकि हमारा मिडल टर्म कौन सा है? मोर्टल। जो हमारी प्रीमाइसिस 1 में, याद रखिए प्रीमाइस 1 में मिडल टर्म आता है और वही आपके कंक्लूजन में आना चाहिए। जो हमारा P2 है यानी प्रीमाइस 2, जिसको हम कहते हैं सुकरात मरणशील, ये 1 है ये 2 है, उसमें क्या आता है? माइनर टर्म आता है। और जो हमारा कंक्लूजन निकाला जाता है किसके आधार पर निकाला जाता है? इस मिडल टर्म के आधार पर। लेकिन ये जो इन्होंने बोला कि मॉर्टल्स आर मैन, मॉर्टल यहां पर भी है, मॉर्टल यहां पर भी है, बट मॉर्टल कंक्लूजन में नहीं है, इसलिए यहां पर फैलिसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल आ गया। अब समझ में आया ये कैसे हुआ? अभी समझ में आया ये वाला कैसे हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए,
अब आप लोग मुझे एक बार मूड और फिगर बताएंगे इसका। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या चीज है, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर या फिर निगेटिव, पॉजिटिव, क्या है, जल्दी से बताइए। पहला स्टेटमेंट बताइए मुझे। कुछ अच्छे अभिनेता बलिष्ठ व्यक्ति नहीं होते हैं, सभी वृत्तिक पहलवान बलिष्ठ व्यक्ति होते हैं, इसलिए सभी वृत्तिक पहलवान अच्छे अभिनेता होते हैं। मूड और फिगर बताइए जल्दी से। क्या हो गया, अभी भी प्रॉपर दिख नहीं रहा है क्या आनंद? क्लियर तो है बात बच्चा, सबको क्लियर है? जल्दी से आंसर करो इस चीज का, मूड और फिगर बताओ भाई। अभी अभी तुम लोगों को बताया है, मैंने आपको बताया है क्वांटिफायर के बारे में। मैंने आपसे कहा अगर कहीं पर सम लिखा होगा तो वो होगा हमारा पर्टिकुलर अफर्मेटिव या पर्टिकुलर पॉजिटिव, लेकिन अगर कहीं सम नॉट लिखा हो, कहीं पर फ्यू नॉट लिखा हो, तो आपका सीधा सीधा पर्टिकुलर निगेटिव में चला जाएगा। यानी अगर पर्टिकुलर निगेटिव की बात है तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ओ के साथ में। इसको कैसे डिनोट करते हैं, आई से। तो हमारा पहला यहाँ पर जो हमारा मूड बनेगा, कुछ अच्छे अभिनेता बलिष्ठ व्यक्ति नहीं होते, क्या है ये, ओ। ऑल प्रोफेशनल रेसलर आर स्ट्रॉन्ग मैन। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कहीं लिखा हो ऑल तो उसको हमने यूनिवर्सल पॉजिटिव में देना है। यूनिवर्सल पॉजिटिव का जो क्वांटिफायर है वो क्या है, ए। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ, ए। फिर आपसे पूछा गया ऑल प्रोफेशनल रेसलर्स आर गुड। अब फिर से यहां पर पॉजिटिव चीज आ गई तो ये भी आपका ए हो गया। तो हमारा यहां पर मूड क्या बना, ओ ए ए। क्या मूड बना, क्या मूड बना यहां पे, एम खान क्लियर नहीं दिख रहा बेटा? जल्दी से बताइए इसका जो मूड है वो क्या हो गया। अभी आपको समझ में आया मूड कैसे निकालना है, आपको क्वांटिफायर पहचानने हैं। मूड का मतलब क्वांटिफायर पहचानना, फिगर पहचानना, ठीक है। आगे देखिएगा, उसके बाद यहां पर क्वेश्चन किया गया है निम्नलिखित तर्क में हेतु दोष की पहचान कीजिए। यहां पर कौन सा दोष है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर अगर आपको मिडिल टर्म को फाइंड आउट करना है तो मिडिल टर्म कौन से हैं, यहां पर कोई मुझे बताएगा मिडिल टर्म कौन सा है? भारती, आपको मैंने बताया कि अगर कहीं सम लगा हो यानी कुछ लिखा हो, कतिपय लिखा हो, तो वो पर्टिकुलर पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव जिसको हम आई बोलते हैं। सम नॉट, फ्यू नॉट, कुछ नहीं, जैसे कुछ भी लिखा है और नहीं भी लिखा है तो ओ हो जाएगा। सभी लिखा है पॉजिटिव वे में तो ए हो जाएगा यानी यूनिवर्सल पॉजिटिव। सेम ऐसे ही सभी लिखा है तो यहाँ पर्टिकुलर सॉरी यूनिवर्सल पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे पूछा यहां पर अगर आपसे कहूं मिडिल टर्म कौन सा है, यहां पर जो मिडिल टर्म है वो है आपका सम गुड एक्टर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग मैन, ऑल प्रोफेशनल्स रेसलर्स आर स्ट्रॉन्ग मैन। दैट इज स्ट्रॉन्ग मैन जो है, स्ट्रॉन्ग मैन आपका मिडिल टर्म है। जिस चीज को प्रीमाइसिस वन में बढ़ावा दिया जाए, स्ट्रॉन्ग मैन। दूसरे प्रीमाइसिस में भी आता है स्ट्रॉन्ग मैन, लेकिन क्या आपके कंक्लूजन में स्ट्रॉन्ग मैन के बारे में कोई बात करी गई है? कौन सा फिगर होगा ये? अब मान लीजिए आपने मूड तो निकाल लिया, मिडिल टर्म भी पता चल गया, अब हम निकालते हैं फिगर। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4। कौन सा, फिगर 4, ठीक है। हमारा 1 कब होएगा, जब हमारी प्रीमाइसिस 1 में जो हमारा मिडिल टर्म है वो स्टार्टिंग में हो और प्रीमाइसिस 2 में लास्ट में हो। इसमें स्टार्टिंग में प्रीमाइसिस में और इसमें लास्ट में। अभी यहाँ पर क्या है, अभी थर्ड में क्या होता है कि दोनों ही चीजें स्टार्टिंग में होनी चाहिए। क्या चीज, मिडिल टर्म। क्या होनी चाहिए, मिडिल टर्म। दोनों ही स्टार्टिंग में होगा तो बनेगा आपका फिगर 3। फिगर 2 कब बनेगा,
फिगर 3 हुमा कब बनता है बेटा? फिगर 2 कब बनता है? जब दोनों ही चीजें लास्ट में हो, दोनों ही मिडल टर्म, जैसे कि यहां पर स्ट्रॉन्ग मैन लास्ट में है, ये वाला स्ट्रॉन्ग मैन भी लास्ट में है, इसका मतलब है जो हमारा फिगर बनेगा डेट इज बनेगा 2 का। अगर यहां पर जैसे कि मैंने आपके फिगर 1 में बताया कि प्रीमाइसेस 1 स्टार्टिंग, प्रीमाइसेस 2 लास्ट, लेकिन 4 में क्या होता है, प्रीमाइस 1 के लास्ट में होता है और प्रीमाइस 2 के स्टार्टिंग में होता है क्या चीज, मिडिल टर्म। हमारा मूड फिगर किस पे डिपेंड करता है, आपके मिडिल टर्म पे ही आपका जो है डिपेंड करता है। ठीक है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा बेटा आज? आपने ये वाली इस कॉलर को याद रखना है सबने, इस कॉलर को सबने याद रखना है 1 2 3 4, क्योंकि यहां मिडिल टर्म लास्ट में है, इसलिए यहां पर हमारा फिगर 2 होगा। दोनों लास्ट में है तो फिगर 2 हो जाएगा, दोनों स्टार्टिंग में है तो फिगर 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए मिडिल टर्म प्रीमाइस 1 में यानी पहले वाले पैराग्राफ में स्टार्टिंग में है, लेकिन दूसरे वाले पैराग्राफ में लास्ट में है, तो फिगर 1 हो जाएगा। लेकिन फिगर 4 कब होगा, जब मिडिल टर्म जो प्रीमाइसिस 1 है उसमें लास्ट में हो और दूसरे पैराग्राफ में स्टार्टिंग में हो। ठीक है, अभी जरा इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखिए कि यहां पर कौन सा तर्क दोष है। तो यहां पर फैलेसी ऑफ ड्राइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइसेस, दिए गए तर्क में निषेधात्मक आधार वाक्य में स्वीकारात्मक निष्कर्ष निकालने का दोष यह है कि औपचारिक तर्क दोष है जिसमें कि नकारात्मक आधार वाक्य होते हैं। नकारात्मक, यहाँ पर जो प्रीमाइसेस हमने क्या कहा, जो आपके आंसर निकलते हैं वो प्रीमाइस 1 से निकलते हैं। अगर वही नेगेटिव है, अगर वही नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फ्रॉम निगेटिव प्रीमाइसेस। यानी आपका जो कंक्लूजन निकला है निगेटिव, निगेटिव है ना, क्योंकि नहीं लिखा है वहां पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर ऑफ पोजीशन 100 बार मैंने आप लोगों को कहा है भाई इसको बना लेना, जब एग्जाम आएगा ए लिख लेना यूनिवर्सल पॉजिटिव, ई लिखना यूनिवर्सल निगेटिव, आई लिखना पर्टिकुलर अफर्मेटिव या पर्टिकुलर पॉजिटिव और ओ लिखना। आपको पता होना चाहिए ए और ओ का संबंध, ई और आई का संबंध कैसा होता है, कैसा संबंध है इनके बीच में, कॉन्ट्राडिक्टरी का संबंध है। किसके किसके बीच में, ए ओ के बीच में। बहुत अच्छे से समझ लो क्योंकि मैं बार बार नहीं समझाऊंगी। ई और आई का संबंध कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। अब आपसे पूछा जाता है कॉन्ट्रेरी संबंध, यानी विपरीतार्थ, यानी एक सही होगा तो नेचुरल सी बात है दूसरा गलत होगा। वो किसका किसका संबंध है, ए और ई का संबंध है। ये सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल में ही होता है, यूनिवर्सल पॉजिटिव यूनिवर्सल निगेटिव में ही कॉन्ट्रेरी संबंध होता है। यानी अगर ए सही है तो ई गलत होगा, अगर ई सही है तो ए गलत होगा। अब सब कॉन्ट्रेरी की बात करें अगर हम, याद रखिए भैया ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, सब कॉन्ट्रेरी संबंध है आई और ओ के बीच में। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। A proposition and E propositions are contradictories. A और E contradictory हैं। A और तर्क वाक्य O व्याघात यानी कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं। A और O का मैंने आपसे कहा था कॉन्ट्राडिक्टरी है, सही है। तर्क वाक्य E और तर्क वाक्य O व्याघाती हैं। E और O व्याघातक है नहीं है। क्यों, क्योंकि ए और ओ है, ई और आई है। पहला भी गलत दूसरा भी गलत। तर्क वाक्य आई और तर्क वाक्य ओ विपरीत है। आई और ओ के बीच में कैसा संबंध बताया था, सब कॉन्ट्रेरी यानी आपका उप विपरीत संबंध है, यानी कि दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। हालांकि एक साथ सही हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ गलत नहीं होंगे। दोनों एक साथ एक समय पे दोनों गलत नहीं हो सकते। इनमें से सही तो हो सकते हैं लेकिन गलत नहीं हो सकते, लेकिन इन दोनों में डेफिनेटली कोई एक गलत होगा।
तर्क वाक्य आई और ओ उपविपरीत है, बिल्कुल सही है। क्या आंसर निकलेगा? क्या आंसर निकलेगा इस क्वेश्चन का? निया कुलेश्वर, ऑप्शन नंबर डी। सही बताया था कि नहीं बताया था? कॉन्सेप्ट समझ में आया ये वाला कि नहीं आया, ये बताओ। कॉन्ट्रेरी अगर आपको पता है, अगर आपको सब कॉन्ट्रेरी पता है क्या होता है, अगर आपको ये पता है किसके किसके बीच संबंध है, अगर ए सही होगा तो गलत कौन होगा, तो आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। न्यासा अभी उसके बारे में बात करती हूँ, पहले इसको समझ लो, क्योंकि अगर क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में पक्के मार्क्स चाहिए तो भाई साहब आज जो मैं करा रही हूं ना, ये कोई करा दे। तर्क वाक्यों के विरोधी वर्ग में कुछ सदस्य मतदाता नहीं है अगर गलत है। कुछ सदस्य सम मेंबर्स आर नॉट वोटर्स। अगर हम आपसे पूछे सम मेंबर्स आर नॉट वोटर का मूड क्या होगा? पहले तो मूड देखिए इसका। मनीषा टफ भी है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गई, जैसे मैथ्स को कहते हैं ना, अगर मैथ समझ में आ गई तो समझो आप लोगों को मेरे ख्याल से आगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सेम चीज यहाँ है। मूड बताइए, बहुत अच्छी। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है इसको थोड़ा भी, तो थोड़ी टफ लग सकती है, अदरवाइज टफ नहीं है। बहुत इजी लैंग्वेज बता रही हूँ बेटा, इससे इजी लैंग्वेज तो कोई नहीं कराएगा। कुछ सदस्य मतदाता नहीं है का मूड बताइए जरा। ओ, वेरी गुड निवी, हुमा, सही आंसर। अगर हम मूड की बात करें, ओ, किसकी बात करें? ओ। हमने कहा अगर ओ गलत मान लिया जाए, यानी अगर हम ओ को फॉल्स लिखते हैं, तो यहां पर नेचुरल सी बात है किसको हम सही मानेंगे। सेम टेबल बना लीजिए, फिर से सेम टेबल बना लीजिए फटाफट से, जो मैंने अभी आपको बताया। टी एफ, टी एफ, एफ टी, एफ टी। देखिएगा ओ गलत है, ओ गलत निकला हमारा यहाँ पे, यानी हमारा नेचुरल सी बात है हमारा टी ट्रू होगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो हमारा ऑप्शन है वो है डी एफ टी डी, और उसके बाद हमारा एफ डी डी टी। तो हमारा फॉल्स यहीं पर आया है। अगर हमारा ओ गलत है यानी फॉल्स पहले वाले कॉलम में ही आ गया, इट मींस कि हमारा जो ए है दैट इज ट्रू होगा, हमारा जो ई है वो क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा, हमारा जो आई है दैट इज क्या होगा, ट्रू होगा, और अगर हमारा ओ जो है अगर फॉल्स है, ये वाला कॉलम में आपका ये आंसर है। क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए। अगर ओ गलत है इसका मतलब है सभी सदस्य मतदाता हैं, गलत होगा। कुछ सदस्य मतदाता हैं, सही है। आई हमारा क्योंकि ट्रू है तो हमने आई को ट्रू लिखना है। आई ट्रू है ना, तो कुछ सदस्य मतदाता है ट्रू हुआ, और सभी सदस्य मतदाता हैं सत्य है, यानी ए भी सही है। कोई सदस्य मतदाता नहीं है सत्य है, ये होगा कि नहीं होगा? नहीं भाई, बी और सी आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी, बी एंड सी। समझ में आया क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर सी। अगर थोड़ा सा इसको दोबारा एक बारी वीडियो को देख लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमें पहले वाले का मूड जहां पर ऑल लिखा है नेचुरल सी बात है पॉजिटिव है, अगर हमें सम लिखा है तो पर्टिकुलर पॉजिटिव है, अगर सम नॉट लिखा है तो नेचुरल सी बात है वो क्या हो जाएगा, हमारा पर्टिकुलर निगेटिव हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जनरली आपने ये देखना है कि जो हमारा जो स्टेटमेंट दिया, जैसे कुछ सदस्य मतदाता नहीं है, इसका मूड क्या है। अगर इसका मूड पता लगेगा तो फिर टेबल बनाओ, सॉल्व करो, बात ही खत्म। औपचारिक हेत्वाभास वो होती है जिसे तर्क वाक्य की आकारिक संरचना के निरीक्षण मात्र से चिन्हित किया जा सकता है। औपचारिक हेत्वाभास केवल निगमनात्मक तर्क वाक्य में पाए जाते हैं जिनकी अभिनिर्धार्य आकारिक संरचना होती है। आ गया? वेरी गुड। नगमा दोबारा से देख लेना बेटा, प्रॉपर दिख जाएगा। सोनम मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा। आज वाला ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही आंसर है दोनों ही चीजें।
Formal fallacy is one that may be identified through mere inspection of the form or structure of an argument. Formal fallacies are found only in deductive argument that have identifiable forms. अगला क्वेश्चन, पेन शब्द एक लेखन उपकरण अथवा पशुओं के बाड़े का सूचक हो सकता है। ऐसे मामले को निम्नलिखित में से भाषा का कौन सा दोष समझा जा सकता है? एंजल ठीक है, यशिका अभी, जया ठीक है अभी, वो आप लोगों ने बहुत अच्छी एडवाइस करी थी तो मैंने उसको मेडिसिन अच्छे से दी, अभी ठीक है, बेटर है। पेन शब्द एक लेखन उपकरण अथवा पशुओं के मतलब उन्होंने कहा कि पेन जो है एक हम लिखने के लिए भी यूज करते हैं, पशुओं के बाड़े के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो यहां पर क्या होएगा? सोनम कब है तुम्हारा एग्जाम? सही आंसर इस क्वेश्चन का इक्विविकेशन यानी संदिग्ध, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, ऐसे लक्षणों का समुच्चय जो केवल तथा उन सभी वस्तु में अवस्थित हो जिसे एक खास पद के द्वारा इंगित किया जाता है, क्या कहलाता है? आज जो शिफ्ट 2 का एग्जाम हुआ है, अंकिता दोबारा एक बारी वीडियो देखना, ठीक है? ए और आई का जो संबंध है उसे हम क्या कहेंगे? ए और आई के बीच के संबंध को सब ऑल्टर्न कहेंगे, सब ऑल्टर्न कहते हैं बेटा, ए और आई के संबंध को, और वैसे ही ई और ओ के संबंध को सब ऑल्टर्न कहते हैं, सब ऑल्टर्न, सब लग जाता है सब ऑल्टर्न, ठीक है? चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी ओनली, यानी द इंटेंशन ऑफ दैट टर्म, कोनोटेशन ऑफ दैट टर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम चीज है यहां पर जो अभी आपको टेबल में बताई है, एग्जाम में पूछी गई है, इसको आप लोग देखिए। यदि कोई तारे कांतिहीन नहीं है, सत्य है। सेम मैचिंग यहां पर भी आपके सामने है, आंसर करने की जरा कोशिश करिएगा। मनीषा ज्योग्राफी का पीवाईक्यू मैं जल्दी ही करवाऊंगी बेटा, बिल्कुल आरती दोबारा देख सकते हो। असलम आ गया तुम्हारा, तो तुम्हारे घर के पास में ही आ गया, सेंटर है। अभिजीत हेलो बेटा, आंसर करो। सीमा आंसर करो बेटा। हिंदी में ही बोल रही हूँ इंद्रजीत, मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, मैं ऐसी लैंग्वेज यूज करी हूँ जो सबको समझ में आ जाए। अभी इन्होंने कहा यदि कोई तारे कांतिहीन नहीं है, अगर सत्य है, नो स्टार्स आर डल इज ट्रू। नो स्टार का मूड क्या है? पहले तो मूड पता होना चाहिए, पहले का मूड क्या है वो देख लीजिए तो आपको आंसर पता चल जाएगा। इन्होंने ए ई आई ओ की जगह पे एग्जाम्पल दे दिए। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी आपने पहले मैचिंग सॉल्व करी थी, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दे दिया है कि आपको पहले ये पता करना है कि इनका मूड क्या है और उसके बाद में आपको उसका आंसर करना है। हिंदी की एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, अभी सिर्फ 5 सब्जेक्ट की एग्जाम डेट आई है, उनकी भी जल्दी ही आ जाएगी। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। पहला अगर लिखा है कि यदि कोई तारे कांतिहीन नहीं है, नो स्टार, तो ये हो गया हमारा ई। फिर लिखा है कुछ फूल खुशबूदार है, यानी आई। सभी मिठाइयां चीनी वाली हैं, यानी ये हमारा हो गया ए। और यदि कुछ जानवर स्तनधारी नहीं है, ओ। अब इसके आगे सत्य है, इसके आगे सत्य है, इसके आगे सत्य है, इसके आगे सत्य है, लगा दीजिए और फिर से वही वाला टेबल बनाइए और टेबल बनाने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए, बस सिंपल। अभिजीत नहीं, हिस्ट्री का चैनल चल रहा है बेटा, बस आप लोग क्विज कर सकते हो उसमें। हाँ इकोनॉमिक्स की आ गई है, आ रही है बात समझ में? आपने एग्जाम्पल को ध्यान रखना है, एग्जाम्पल के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर करना है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन सेम चीज है, देख लीजिए एग्जाम में कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। यदि कुछ लड़कियां शर्मीली हैं, सही है। यदि लंबे पुरुष लंबे हैं, सभी पुरुष लंबे हैं, गलत है। यदि कोई कौवा सफेद नहीं है, सही है। और यदि कुछ पुष्प सुगंधित नहीं है, गलत है।
इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? जिसको समझ में आया एक बारी थम्स अप करो जरा। भारती, अगर मान लीजिए पहली बात, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने, कैसे आंसर निकालोगे? कैसे पता लगेगा सम गर्ल्स आर शाई इज ट्रू? तो हम आंसर कैसे, रिजल्ट जो निकालने हैं इसके कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि अगर कुछ लड़कियां शर्मीली हैं, सम लगा है, इसका मतलब है कि ये हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव है, और पर्टिकुलर पॉजिटिव को हम कैसे लिखते हैं? आई। दूसरा लिखा है सभी पुरुष लंबे हैं, ऑल, तो हमारा ऑल किस में आ जाएगा? आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव, और उसको हम कैसे लिखते हैं? ए में। लिखा है यदि कोई कौवा सफेद नहीं है, नो क्रोस आर वाइट, तो ये हमारा यूनिवर्सल निगेटिव यानी कि आपका ए ई यानी ई हो गया। यदि कुछ पुष्प सुगंधित नहीं है, यानी सम नॉट, सम फ्यू नॉट, तो ये क्या होगा? पर्टिकुलर निगेटिव यानी। अब समझ में आ गया मूड कैसे निकालते हैं? और अगर हमें ये पता है तो बस हमने उस टेबल को बनाना है जो मैंने अभी आपको बताई है, और उसको बनाने के बाद आपने देखना है कि अगर हमारे बारे में पहले लिखा है कि अगर वो चीज सही है तो हमारे को आगे क्या कैलकुलेशन करनी है। 70% समझ में आया, बाकी भी आ जाएगा। बस अगर हमें ये पता चल गया, अब हमने इसको आई मान लेना है, इसको ए मान लेना है, इसको ई मान लेना है, और इसको ओ मान लेना है। ठीक है, अब इन्होंने लिखा पहला, अगर आई सही है, अगर आई सही है आप कॉलम बनाएंगे, आप उसमें देखेंगे जिसमें हमारा आई सही होगा तो वो हमारा क्या होगा? टीएफ टीएफ। जिसमें हमारा क्या है? आई सही है, तो नेचुरल सी बात है हमारा ए क्या होगा? ट्रू होगा, बिल्कुल सही बात है। हमारा जो ई होगा वो क्या होगा? वो गलत हो जाएगा, आई सही होगा, और हमारा जो ओ है यानी कि हमारा पर्टिकुलर निगेटिव वो गलत हो जाएगा। यानी ये इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लीजिए, डेट्स इट। सिंपल सा है, इस कॉलम को लगा लीजिए, ये जो मैंने आपको कॉलम बताया उसको पढ़ लीजिए। तो इसके आधार पर यदि कुछ लड़कियां शर्मीली हैं, सही है, तो इसका मतलब है कि हमारा ए ट्रू होना चाहिए। ए ट्रू लिखा है कहीं? ए तर्क वाक्य गलत है, ई तर्क वाक्य गलत है, आई तर्क वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है यहाँ पे। ओ के बारे में लिखा ही नहीं है, ए और ओ अनिश्चित है तो ये तो है ही नहीं है। आई तर्क वाक्य अनिश्चित है, ये भी नहीं है, तो हमारा यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है उसको 3 में हम करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए सही। कैसे निकाला भैया? सी क्यों नहीं है यहाँ पे सही? कुछ लड़कियां शर्मीली हैं, अगर सही है तो ए और ओ अनिश्चित कैसे हुए भाई? ये गलत एक्सप्लेनेशन है, ये गलत एक्सप्लेनेशन है। अगर हमारा आई सही है, आई सही तो यही है। अच्छा, डी एफ टी डी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे दो इक्वेशन बनेंगे वहां पे, एक हमारा इक्वेशन बनेगा टी एफ का, ठीक है, और एक इक्वेशन हमारा जो बनेगा, एक था एफ टी का, और एक इक्वेशन था डी एफ टी डी का, और एक इक्वेशन था एफ डी डी टी का। तो यहां पर इन्होंने बोला कि अगर ई सही है तो हमारा हमारा जो ई नहीं आई सही है, तो आई हमारा इस तीसरे वाले कॉलम में है, तो यहां पर भी सही है और यहां पर भी सही है, तो इन्होंने इस कॉलम को, इस वाले ऑप्शन को उठा लिया। ये इसको भी उठा सकते हैं बट वो ऑप्शन में नहीं दिखा उनको, पता नहीं क्या था, वो दूसरे ऑप्शन को मिला दिया होगा इन्होंने, तो यहां पर इन्होंने इसको भी कर लिया। ट्रू यहां पर भी है, ट्रू वहां पर भी है, यही चीज है। ऑप्शन गलत नहीं है, उस टेबल में आई को 2 बार ट्रू करा हुआ है, एक में टीएफ वाले में और एक डीएफ वाले में, तो इन्होंने जो डीएफ वाला एग्जांपल है वो ले लिया। ये लॉजिक है भैया, लॉजिक है, इंडियन लॉजिक है ये। जब मध्य पद साध्य पद से सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूप से संबंधित होता है, तो जो अनुमति होती है वो क्या कहलाती है? कराया हुआ क्वेश्चन है ये। अंकिता, कल मैंने एक शॉर्ट डाला था, शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें देखना, उसमें मैंने अच्छी तरीके से बताया हुआ ये। आज जो शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर आया है ना, बहुत लेंदी आने आया है,
इतना बता दें कि बिना पढ़े क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा। ऑप्शन नंबर डी अन्वय व्यतिरेकी, जहां पर मध्य पद साध्य पद से सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूप से संबंधित होता है तो वहां होती है अन्वय व्यतिरेकी, और जहां निगेटिव रूप में संबंधित होता है वो क्या हो जाएगी, केवल व्यतिरेकी। अगला क्वेश्चन, ये तो तुम लोग को आना चाहिए, इसका आंसर करो जरा। इस वाले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करिए। अगर आज आपने इंडियन लॉजिक की ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ये आपने देख ली, समझ ली ना, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन तो भूलोगे ही नहीं, बाकी ये जो फैलेसीज वगैरह ये भी नहीं भूलने वाले। देवदत्त या तो अपने घर में है या घर में है, अथवा जीवित देवदत्त अपने घर में नहीं है, जीवित देवदत्त कहीं और है। जब ऐसी चीज आ जाए, हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में फॉर्मेट क्या है और हम अंदाजा लगा रहे हैं जबकि हमें कंफर्म नहीं है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अर्थापति हो जाएगा, इम्प्लीकेशन। अगला क्वेश्चन, दो तथ्यों के बीच विरोधाभास के परिणाम एक तथ्य की खोज करते हैं, ठीक है, अनुपस्थिति के आधार पर हम ये मानेंगे कि वो कहीं और होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इम्प्लीकेशन। जल्दी से इसका मूड और फिगर बताइए मुझे, मूड और फिगर बताइए बेटा इसका। अब ये बताना है आपको कि इनमें किस तरीके का रिलेशनशिप है। टू प्रोपोजिशन दी है, सम एनिमल्स आर फियर्स, सम एनिमल्स आर नॉट फियर्स। आई और ओ, वेरी गुड बेटा। आई है क्योंकि कुछ जानवर खूंखार होते हैं, पर्टिकुलर पॉजिटिव क्योंकि कुछ लगा है, जहां पर कुछ नहीं लगा है इसका मतलब है आई और ओ। और मैंने क्या बताया था, आई और ओ के बीच का संबंध कैसा होता है, आई और ओ का संबंध कैसा होता है, वेरी गुड पार्वती, सब कॉन्ट्रेरी होता है आई और ओ के बीच का संबंध। ऑप्शन नंबर 20 सब कॉन्ट्रेरी, आई और ओ का संबंध क्या बताया था, नीचे वाले आई और ओ सब कॉन्ट्रेरी, और ऊपर ए और ई होंगे तो कॉन्ट्रेरी। भैया भूल मत जाना, ए और ई का संबंध कॉन्ट्रेरी होता है, और सब कॉन्ट्रेरी नीचे वाले का होता है। डायग्राम ऊपर का याद रखना, नीचे का, ऊपर कॉन्ट्रेरी नीचे सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी आपस में। सब ऑल्टर्न ई और ओ के बीच में और ए और आई के बीच में, भाई साहब सब कॉन्ट्रेरी। ए और ई में एक समय पे कोई एक ही सही हो सकता है, लेकिन आई और ओ में दोनों एक समय पे दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, हालांकि सही हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उपविपरीतार्थक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है, इस प्रकार के प्रश्न में किस प्रकार का दोष है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ये कैसा क्वेश्चन है आपका, फैलेसी का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, फैलेसी का। क्या आपने, मतलब आप क्वेश्चन भी कर रहे हो, उससे पूछ भी रहे हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, यानी छल प्रश्न दोष। छल प्रश्न दोष यानी कि आपने क्या किया है, आप उससे क्वेश्चन भी कर रहे हो और क्वेश्चन के साथ जोड़ भी रहे हो, क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है, कंफ्यूज हो रहे हो आप खुद ही, तो छल प्रश्न। कौन से दो कथन एक दूसरे के विरोधी हैं, यानी आपको जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं वो बताने हैं, कौन से हैं। गलत मत करना भैया, हाथ जोड़ रही हूं, इतना समझाने के बाद में, इतना गला फाड़ने के बाद में कॉन्ट्राडिक्टरी सही बताइयो, कौन सा विरोधी है, कौन सा विरोधाभास है। अब सही बताना, नहीं तो पिट जाओगे सबके सब। इतना गला फाड़ने के बाद अगर कॉन्ट्राडिक्टरी गलत किया तो नहीं समझ में आता है, डायग्राम बना लो AEIO, मगर गलत मत करना।
कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध किसके किसके बीच में होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध होता है ए और ओ के बीच में और ई और आई के बीच में। तो आप एक ये वाला देख लो एग्जांपल और एक ये वाला देख लो। एग्जांपल बताओ दोनों के कौन से हैं? असलम नहीं बताओगे? पिटोगे हैं? चलो सही है। ए ओ और ई आई का संबंध देखिए बेटा, सभी पुरुष मानव हैं, कोई भी पुरुष मानव नहीं, कुछ पुरुष मानव नहीं है। ए एंड 3, कुछ पुरुष मानव हैं और कोई भी पुरुष मानव नहीं है, नहीं। 1 एंड 3 का संबंध होना चाहिए भाई, सभी पुरुष मानव है यानी ए, और ओ में क्या आ जाएगा, कुछ पुरुष मानव नहीं है। जबकि अगर हम ई देखें तो कुछ पुरुष मानव है, लेकिन आई के लिए कोई पुरुष मानव नहीं है। अरे भाई साहब ये भी सही लग रहा है। देखते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3, जैसा कि आपको बताया था वही सही है, 1 एंड 3। ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3। अगला क्वेश्चन, आंसर करिए। इनमें से आपको बताना है कि दो जो एक साथ कभी गलत नहीं हो सकते हैं, हालांकि एक साथ सही हो सकते हैं। जो दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं लेकिन एक साथ सही हो सकते हैं, वो कौन से हैं? कॉन्ट्रेरी का संबंध अपोजिट वाला होता है, ठीक है। कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट वाला। अपोजिट का संबंध किसके किसके बीच में होता है? ए और ई के बीच में होता है। तो हमारा सब कॉन्ट्रेरी क्या होगा? ए और ई में कोई एक सही होगा एक टाइम पे, ये हमें पता है। लेकिन इन्होंने कहा कि जो दो दो एक साथ कभी गलत नहीं हो सकते हैं लेकिन वो एक साथ सही हो सकते हैं। अंसारी बनाना चाहो बना सकते हो, बाकी ये फॉर्मूला तो बहुत ही इजी है। किसका किसका संबंध होता है? आई और ओ का, यानी सब कॉन्ट्रेरी का। अब इनमें आई और ओ कौन सा है? आई है हमारा सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट और सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी एंड डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी समझ में आ रहा है सबको? जिक्र आ रहा है समझ में बेटा? अगला क्वेश्चन देखिए। सही है यार, तुम लोग को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक दूसरे के जो परस्पर विरोधी हैं, इंग्लिश में भी देख लिया करो, कॉन्ट्राडिक्टरी की बात हो रही है, कभी कभी कॉन्ट्रेरी और कॉन्ट्राडिक्टरी दोनों में विरोधी शब्द सेम दिखता है हिंदी में। इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इंग्लिश में जरूर देख लेना कि कॉन्ट्रेरी लिखा है कि कॉन्ट्राडिक्टरी लिखा है। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। दीपशिका आंसर बताओ बेटा, इनमें से कौन परस्पर विरोधी हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध आपको जैसे कि बताया ए और ओ के बीच में, आई और ई के बीच में। अब आप देखिए कि ए और ओ बनता है कि नहीं, यहाँ पे आई और ई बनता है कि नहीं बनता है। सभी शल्य चिकित्सक चिकित्सक है, ये आपका ए हो गया। कुछ शल्य चिकित्सक है यानी आपका आई हो गया। कुछ शल्य चिकित्सक नहीं है यानी ये ओ हो गया। और कोई शल्य चिकित्सक नहीं है, बताओ भाई जल्दी। नो सर्जन और डॉक्टर, ये हो गया आपका ई। विरोधी कौन कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी, बी एंड डी। कुछ शल्य चिकित्सक है और नो सर्जन आर डॉक्टर, यानी कोई शल्य चिकित्सक नहीं है। जबकि दूसरे में एक दूसरे के विपरीत अर्थों को स्पष्ट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, ज्ञात से अज्ञात को जाना क्या कहलाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना क्या कहलाता है? डिडक्टिव, रिडक्टिव, इंडक्टिव और एनालॉजिकल। नोन टू अननोन, ऑप्शन नंबर सी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट,
नोन टू अननोन की तरफ जाना, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, स्थूल से सूक्ष्म या ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना होता है। इस विधि में शिक्षार्थी के सामने पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उन्हें विषय वस्तु या सिद्धांत के द्वारा आगे बताया जाता है। किसी विशिष्ट मामले से सामान्य निष्कर्ष तक के तर्क को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? पढ़ते चलिए, आंसर करते चलिए, 1 घंटा हो गया है तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका। सही आंसर यहां पर भी इंडक्टिव होगा, इंडक्टिव तर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हेतु साध्य से इसके कारण के रूप में संबद्ध है और इसके पूर्व पद भी। हम सभी पूर्व पद कारण ज्ञान से उस परिणामिक प्रभाव तक पहुंचते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, सामान्य तो दृष्टा। जल्दी जल्दी पढ़ लो, ठीक है, इसके बाद पीडीएफ दे देंगे, आराम से पढ़ना। कुछ पुरुष विवाहित नहीं होते हैं, इस वाक्य के संबंध में क्या सही है? ऐसे ही क्वेश्चन आज देखने को मिले भी हैं एग्जाम में। इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। निगमनात्मक प्रक्रिया किसमें होती है? डिडक्शन प्रोसीड फ्रॉम। डिडक्टिव, जल्दी से बताइए। बस बस बेटा, मनीषा हो गया कंप्लीट बेटा, ठीक है, जल्दी जल्दी देखते जाओ। पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल। निगमनात्मक तर्क प्रमाणिक है यदि आधार वाक्य गलत हो। ऑप्शन नंबर, सॉरी 1 मिनट रुको, इसका सभी आधार वाक्य सही हो लेकिन निष्कर्ष गलत हो। देखते जाओ, पढ़ते जाओ भाई, इसका पीडीएफ मैं खुद ही थक गई हूं यार। अब तर्क जो ये दावा करता है कि इसका निष्कर्ष निर्णायक रूप से इसके आधार वाक्य के द्वारा समर्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, निगमनात्मक तर्क। जब कोई निष्कर्ष किसी आधार वाक्य के तर्क से अनिवार्यता निकाला जाता है तो इसे क्या कहते हैं? निगमनात्मक तर्क। उस कूट का चयन करें जो निगमनात्मक तर्क की विशेषता नहीं बताता। पढ़ लेना ऑप्शन नंबर 1, निष्कर्ष प्रेक्षण प्रयोग पर आधारित होना चाहिए। जल्दी जल्दी, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। कौन से प्रमाण वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं? ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को कराया है। जल्दी जल्दी आप लोगों को मैं बताती जा रही हूँ इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रत्यक्ष और अनुमान वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं। बौद्ध धर्म में किनको स्वीकार किया जाता है? तो बौद्ध धर्म में अपोह और प्रत्यक्ष को स्वीकार किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। न्याय दर्शन में बोधगम्य वाक्य की जो क्रमबद्धता है यानी सीक्वेंशियल ऑर्डर है वो कौन सा है? तो सही आंसर है पहले आकांक्षा, फिर योग्यता, सन्निधि और फिर लास्ट में तात्पर्य। फिर है तालाब में कीचड़ युक्त पानी के पूर्व में बारिश होने का जो निष्कर्ष निकालना क्या कहलाता है? शेषवत, यानी कीचड़ है और कीचड़ को देख के आपने कहा कि पहले बारिश हुई होगी, तो सही आंसर। यहाँ पर थ्योरी और उसके फिलोसोफर भी दिए गए हैं जिसको आप लोगों ने पढ़ लेना है, ज्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लूंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। एपिस्टेम डोक्सा प्लेटो, संभव वास्तविक जीव अरस्तु, व्यवहारिक पारमार्थिक शंकर, तार्किक और वास्तविक हेगल। सुनहला पर्वत अग्निमय है क्योंकि यह धूम्रवान है, इस अनुमान में कौन सा हेत्वाभास है? ऑप्शन नंबर 1 आश्रय सिद्धि। सुनहला पर्वत अग्निमान है क्योंकि ये जो है धूम्रवान है, इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आश्रय सिद्धि। फिर से यहाँ पे कॉन्सेप्ट और उसके स्कूल दिए गए हैं जिसको आप लोग देख लीजिए। प्रत्यय समुत्पाद बौद्ध, अभाव न्याय, साम्यावस्था सांख्य और अध्यास किससे संबंधित है? वेदांत से। कल एग्जाम है निधि का, अरे बेटा ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। और कल आप लोग जो भी कल जिसका एग्जाम है प्लीज मुझे टेलीग्राम पे जरूर शेयर करना कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लो एक बार, ठीक है। घटना परासत्ता कांट की है, संभावना वास्तविक अरस्तु, मन शरीर द्वैत डेस्कार्ट्स, प्राथमिक एवं गॉड गुड लॉक।
तो बस अब ज्यादा नहीं करेंगे, अब बस अब आपका काम बचा है लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने का। तो अब जाने से पहले आप सबने बताना है कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, रेटिंग दीजिएगा क्लास की। और सब लोग, मैं टेलीग्राम लिंक शेयर कर रही हूँ, जिससे कि टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी क्विज चल रही है, जिससे कि आप लोगों को आने वाले भी जितने भी एग्जाम है उससे हेल्प मिलती रहेगी। एक मिनट होल्ड करो जरा सा, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ही मिल जाएगी बेटा। अभी मैं टेलीग्राम पर भी इसकी लिंक शेयर करूंगी, तो आप लोग क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। थका दिया आज तुम लोगों ने यार, मुझे लग रहा था कि आज ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट रियली तुम लोगों ने आज मुझे थका दिया। कोई चाय बना के दे देना अब। चलिए, ये लीजिए टेलीग्राम लिंक, जिसे कि आपने ज्वाइन करना है। एग्जाम सेंटर कितनी देर पहले जाएं? न्यासा एग्जाम सेंटर आप 1 घंटा पहले जाएं, इससे पहले ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा पहले जाइए, ठीक है। थैंक यू अंसारी, थैंक यू जया देवेन, आप सभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आधा 1 घंटा पहले ही जाओ और ज्यादा, हाँ पानी पीना है यार, बहुत तेज। बिल्कुल, कल भी एमसीक्यूज करवाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के, और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अनअकैडमी पर भी जो मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाती हूँ, प्लीज उसको ज्वाइन कर लिया करो। क्योंकि ऐसा ना करो कि यार मेरे को डबल डबल मेहनत करनी पड़े, जो चीज मैं वहां पे बता देती हूँ वो आपके लिए भी फ्रूटफुल है, ठीक है। तो मैं कल की भी वीडियो की लिंक आपको शेयर करूंगी, चाय के साथ पकौड़े भी गरम, और आपको घर आना होगा। अरे बिल्कुल यशिका, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा। क्या क्या ले जाना है निधिका? आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, एडमिट कार्ड के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, उसी में नॉन आधार कार्ड हो, नॉन आधार का भी डिटेल डाल देना, एक वैलिड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड ले जाना अपना, या आपका पैन कार्ड है उसको ले जाना, और एक फोटो आपकी एडमिट कार्ड पे लगेगी, एक फोटो ले जानी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड नाइट।